निगाहों में मजे थी, निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोजगार संग विपिन में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके इस चैनल पे अभी एसएससी जीडी 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए हिंदी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के कंटिन्यूअस आ रहे हैं। आपको लगातार ये प्रैक्टिस सेट मिल रहा है और उसी सिलसिले में यह जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है वह 15th नंबर का होने वाला है, यानी कि 15वां सेट। जी हाँ, इसमें सारे जो VVI क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो 2024 में आपके एसएससी जीडी में 23 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसका हम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के फिर से हाजिर हैं आप सभी के प्रैक्टिस के लिए। तो आप सभी बने रहिए, लगातार इससे फ़ायदा उठाते रहिए। हम बिल्कुल सहजता से, हम बिल्कुल सरल ढंग से इसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए फिर से एक बार आपको जोरदार स्वागत। बिना देरी किए अब चलते हैं हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांशों के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। जी हाँ, इस वाक्यांश के लिए देखिए, किसी बात पर बार बार जोर देना। जी हाँ, यह किसी वाक्य का एक अंश है, पूरी तरह वाक्य तो नहीं है, लेकिन वाक्य का एक छोटा सा अंश दिया गया है और उसके लिए हमें एक छोटे से शब्द का चयन करना है जो बिल्कुल इसी अर्थ को स्पष्ट करता है। जी हाँ, किसी बात पर बार बार जोर देना, किसी बात पर बार बार जोर देना। देखिए, आमरण, आग्रह, आश्वस्त और आसमान, इसमें से सबसे सही विकल्प होगा हमारा आग्रह। इसका मतलब ही होता है किसी बात पे जोर देना, जोर देना। ठीक है, मतलब आग्रह करने का मतलब है किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो इस पूरे वाक्यांश के लिए हमारा जो आंसर होगा सबसे सटीक वाला वो क्या होगा? आग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए, आमरण का मतलब क्या होता है? आमरण का मतलब होता है मरते दम तक। जी हाँ, मरते दम तक, यानी कि आजीवन। इसको आप आजीवन भी बोल सकते हैं। आजीवन मतलब जब तक सांस है तब तक की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे इसका कहीं कोई संबंध नहीं है। अब आश्वस्त का मतलब क्या होता है? आश्वस्त का जो मतलब होता है वो होता है उत्साह युक्त। उत्साह, आश्वस्त का मतलब होता है उत्साह युक्त। इसका मतलब विश्वासी व्यक्ति भी होता है। आश्वस्त मतलब किसी चीज़ में आपको आश्वस्त किया जा रहा है कि हाँ ये काम हो जाएगा, मतलब विश्वासी व्यक्ति है, उत्साह युक्त चीज़ है। ठीक है, अब असमान का मतलब क्या है? असमान, मतलब समान में लग गया, नहीं समान, नहीं समान, नहीं समान। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो बराबर ना हो, बराबर ना हो, या जो समान ना हो। ठीक है, यह इसका मतलब होगा। तो इस तरीके से देखें तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सबसे सटीक जो हमारा होगा कि आग्रह करने का मतलब ही होता है कि किसी बात पे बार बार जोर देना। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प क्या है? त्रुटि युक्त है। जी हाँ, 3 विकल्प जो है हमारे गलत हैं, जबकि एक सही है और उसी सही विकल्प का हमको चयन करना। जी हाँ, आप हमेशा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा परीक्षा में ना क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उसमें कभी कभी क्या होता है ना, कभी तो गलत बोल देगा, कभी सही बोल देगा। तो इसमें अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा कि ठीक उसका उल्टा करके आ जाएंगे, तो अननेसेसरी आया हुआ सवाल क्या हो, गलत हो जाएगा। तो थोड़ी सी इसमें आपको सावधानी बरतनी है। अब आइए देखते हैं, यहाँ क्या बोला कि 3 विकल्प त्रुटि युक्त है, 3 गलत है और एक ही सही है, और हमको एक सही वाले विकल्प का ही चयन करना है। ठीक है, अब देखिए, अंकित आया और कहा, अंकित आए और उसने कहा, अंकित आया और उसने कहा, अंकित आए और कहा। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें सबसे सही सेंटेंस यानी कि वाक्य का हमको क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, अब देखिए, अंकित आया और उसने कहा, अंकित आए और उसने कहा, अंकित आया और कहा, अंकित आया और कहा। देखिए, यहाँ पे जो सबसे सटीक वाक्य होगा कि अंकित आया और उसने कहा, ये सी वाला जो ऑप्शन है ना, यह सबसे सही सटीक वाक्य है कि अंकित आया और उसने कहा। अंकित आए और उसने कहा, देखिए, आए दिया और कहा दिया, मतलब अलग अलग दिया। आया कहा, अंकित आया और कहा, कहा, मतलब ये भी फिट नहीं है यहाँ पे, ये भी
सही सही अर्थ नहीं दे रहा है। और अंकित आए और कहा, यह भी यहाँ पे देखिए आए लगा दिया और कहा लगा दिया, ठीक है। तो पहले से दिया हुआ कि ये तीनों वाक्य जो है हमारे ए, बी और डी, यह क्या है, गलत है, त्रुटि युक्त है। तो हमारा एक ही सही था, अंकित आया और उसने कहा, जो ऑप्शन सी है ये हमारा सबसे सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए इस सवाल में अगर आप देखें तो दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे के सर्वश्रेष्ठ अर्थ को व्यक्त करता हो। जी हाँ, बृहस्पति के समान पंडित। जी हाँ, बृहस्पति के समान पंडित, इसका अर्थ क्या होगा पता है? इसका अर्थ होगा ऑप्शन डी, सबसे श्रेष्ठ पंडित। श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब क्या, अच्छे पंडित, अच्छे पंडित, है ना। तो बृहस्पति के समान पंडित का मतलब होता है श्रेष्ठ पंडित। अज्ञानी होना ये नहीं होगा, गलत होना मतलब ये भी नहीं होगा, अंगूठा छाप ये भी नहीं होगा। जैसे अब इसको हम वाक्य के रूप में अगर प्रयोग करें तो हमारे पंडित जी बृहस्पति के समान पंडित हैं, समान पंडित हैं, यानी कि हमारे पंडित जी क्या हैं, श्रेष्ठ पंडित हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब हो गया। देखिए इस सवाल में बोला जा रहा है कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। जी हाँ, गलत वर्तनी ज्ञात करना है कि इसमें कौन सा गलत रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्ण, यहाँ पे क्या लिखा, उत्तीर्ण हो गया। अब अंक सही लिखा हुआ है, यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उत्तम भी सही लिखा हुआ है, यह भी गलत हो जाएगा। गया सही लिखा हुआ है, यह भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उत्तीर्ण जो है यह गलत वर्तनी, हमको गलत वर्तनी ही याद करना है। और उत्तीर्ण यहाँ पे क्या है, गलत लिखा हुआ है। इसको कैसे लिखते पता है, उत्तीर्ण, इसमें इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएगा जी, उत्तीर्ण। ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा गलत के रूप में, क्योंकि इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमारा इस तरीके से बी ऑप्शन सबसे सटीक आंसर हो गया। अब चलिए आगे के सवाल पे चलते हैं, ठीक है। देखिए अगले सवाल में बोला जा रहा है कि रेखांकित शब्द का क्या निकालिए, विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, रेखांकित में क्या दिया, दीर्घायु दे दिया जी, दीर्घायु भवः, भवः मतलब होना, ठीक है। आशीर्वाद जब हम पंडित जी को प्रणाम करते हैं किसी श्रेष्ठ आदमी को तो क्या बोलते हैं, दीर्घायु भवः, मतलब दीर्घायु मतलब दीर्घ मतलब लंबा, आयु मतलब क्या, उम्र, आपकी आयु क्या हो, लंबी हो, आप खूब जियो, 100 साल जियो, 200 साल जियो, 500 साल जियो, है ना। दीर्घायु भव हमें आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो दीर्घायु मतलब क्या होता है, आयु का लंबी होना, लंबी आयु का होना, लंबी आयु की कामना करना, है ना, कामना करना। तो अब देखिए यहाँ पे दीर्घायु का हमको क्या पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। दीर्घायु मतलब क्या हो गया, लंबा हो गया, लंबी आयु, ठीक है। तो उसकी आयु क्या होगी, यहाँ पे विलोम मतलब अल्पायु, अल्प मतलब होता है जी छोटी, इसका मतलब होता है कम, और आयु लगा दीजिए, कम आयु मतलब कम आयु, या क्या, कम आयु लंबी आयु की विपरीत हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो हमारा सबसे सटीक ये जो है ना, सॉरी ये गलत नहीं होगा, ये हमारा सही आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा, ठीक है। मलिन मतलब क्या होता है, गंदा, खराब, तो इसका कहीं आयु से संबंध ही नहीं है। लंबी देख लीजिए, लंबी जो है वह क्या है, इसका तो पर्यायवाची है, लंबी आयु हो जाएगा, तो यह भी गलत हो जाएगा, मलिन भी नहीं होगा। और कदाचारी मतलब क्या होता है, कदाचारी मतलब होता है अत्याचारी, कदाचारी मतलब भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट आचार वाला, भ्रष्टाचारी, गलत व्यवहार वाला, इसका मतलब कदाचारी मतलब गलत व्यवहार है। तो ये जो कदाचारी होगा ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे सटीक विलोम क्या होगा दीर्घायु का, अल्पायु होगा। दीर्घ मतलब लंबा, अल्प मतलब कम, छोटा। अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्ठक मतलब ब्रैकेट्स में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। उसमें क्या पूछा था, विलोम पूछा था, और इसमें क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची मतलब समानार्थी, उसी से मिलता जुलता शब्द हमको ज्ञात करना, ठीक है। मेरा इकलौता पुत्र अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया है, ठीक है। अब यहाँ पे पुत्र का मतलब क्या होता है जी, बेटा, तनय, आत्मज, ये सभी क्या होते हैं, पुत्र के ही पर्यायवाची शब्द हैं, है कि नहीं, ठीक है। इसको आप सुत भी बोल सकते हैं, बेटा का मतलब अर्थ जो है सुत भी होता है, इसको आप
तनुज भी बोल सकते हैं, तनुज भी बोल सकते हैं। तो आप चूंकि यहाँ पे देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में क्या है, पुत्र है, और इसी कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का हमको चयन करना है। तो यहाँ पे पुत्र के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नलिन है, कोपल है, विनीत है और आत्मज है। तो इसमें से आत्मज तो हमारा पर्यायवाची शब्द है बेटा का, तो हमारा सबसे सटीक जो पर्यायवाची होगा क्या होगा, आत्मज हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा सबसे सटीक पर्यायवाची होगा किसका, बेटा के लिए, पुत्र के लिए। तनय भी उसी को बोलते, सुत भी बोलते, तनुज भी बोलते, सब उसी का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब देखिए अगर हम विनीत की बात करें तो ये इसका मतलब होता है विनम्र, विनीत का मतलब होता है विनम्र, है कि नहीं। और इसका मतलब होता है नम्र, विनीत का मतलब दीन भी होता है। तो इसी शब्द के ये सेम अर्थ देने वाले, समान अर्थ देने वाले दूसरे शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं। कोपल का मतलब क्या होता है पता है, कोपल भी नहीं होगा इसके आंसर में। इसमें होता है वृक्ष की नई कोमल पत्ती। जी हाँ, आप देखते होंगे आम के पेड़ में या किसी भी पेड़ में कि जब उसके नए पत्ती निकलते हैं, बिल्कुल एकदम नई नई पत्ती, उसी को कोपल बोलते हैं। वृक्ष की बिल्कुल नई कोमल पत्ती, एकदम नई पत्ती क्या कोमल पत्ती होती है, और जैसे जैसे पत्ती बड़ी होती है वैसे वैसे वो कड़क हो जाता है, कोमल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे इसका सही आंसर नहीं होगा। और नलिन, नलिन का मतलब क्या होता है पता है, नलिन, नलिन का मतलब होता है कमल, नलिन का मतलब होता है कमल, लोटस को, नलिन को पानी लिली भी बोलते हैं। जी हाँ, पानी लिली भी नलिन का ही नाम है। सॉरी, ये पानी जो है ना, पानी लिली भी नलिन का ही नाम है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पुत्र का ये कमल, लोटस, ये विनम्रता, और ये वृक्ष की पत्ती, सॉरी वृक्ष की नई कोमल पत्ती से कहीं कोई संबंध नहीं है। तो पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पे दिए हुए शब्द के हिसाब से आत्मज ही हमारा सबसे सटीक पर्यायवाची होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिए। इस सवाल में यहाँ भी बोल रहा है कि दिए गए शब्द का क्या निकालिए, पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द तो भर भर के पूछता है, 2 शब्द तो पर्यायवाची आपके पूछे ही जाएंगे। पर्यायवाची अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, पर्यायवाची कस्तूरी, कस्तूरी का पर्यायवाची क्या होगा। तो मैं बता दूं कि कस्तूरी का पर्यायवाची होगा यहाँ पे मृग नाभि, मृग नाभि। कस्तूरी का मतलब होता है, मृग मतलब क्या होता है, हरिण होता है। ठीक है जी, हरिण बोलिए, हिरन बोलिए, सेम ही चीज़ है। मृग मतलब हिरन, हरिण। तो कस्तूरी का जो मतलब होता है कि नर हिरन के नाभि के पास की थैली में पाया जाने वाला एक तरह का सुगंधित पदार्थ। नर हिरन के नाभि में पाया जाने वाला सुगंधित पदार्थ। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो मृग नाभि, नाभि मतलब क्या होता है, नाभि, तो इससे संबंधित है। तो इसका जो कस्तूरी का पर्यायवाची होगा वो मृग नाभि होगा। ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा कि नर हिरन के नाभि में जो पाया जाने वाला सबसे सुगंधित पदार्थ है उसी को मृग नाभि कहा जाता है। तो इसका हमारा आंसर मृग नाभि हो जाएगा। बाल का मतलब क्या होता है, बाल का मतलब होता है केस, बाल का मतलब केस, हम लोग के शरीर में बाल होता है ना, केस, उसको बाल बोलते हैं। मदन का मतलब क्या होता है, मदन का मतलब होता है कामदेव, कामदेव। मदन का मतलब काम भी होता है, मदन का मतलब प्यार भी होता है। ठीक है, इसका मतलब मन भावन भी होता है। बहुत सारे मदन के बहुत सारे अर्थ होते हैं, मन भावन भी होता है। ठीक है, और काक मतलब होता है कौवा, काक मतलब कौवा पक्षी। काक का एक मतलब लंगड़ा व्यक्ति भी होता है, लंगड़ा व्यक्ति, है कि नहीं। तो एक ही शब्द के कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने आंसर से मतलब है। तो इसमें क्या होगा कि कस्तूरी का जो सही पर्यायवाची होगा वो क्या हो जाएगा, मृग नाभि हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। जी हाँ, गलत वर्तनी ज्ञात करना है। तो नक्षत्र शब्द का प्रयोग प्रेमचंद ने अपनी कहानी में किया है। देखिए नक्षत्र, नक्षत्र, यहाँ पे नक्षत्र गलत तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, नक्षत्र कैसे लिखते हैं, नक्षत्र लिखते हैं यहाँ पे अक्षर, नक्षत्र, नक्षत्र ये होता है नक्षत्र, ये हमारा सही होगा। तो क्या बोला है, गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन सही होगा। आंसर क्या होगा, नक्षत्र, नक्षत्र होगा यही। तो ये गलत लिखा हुआ है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हम उसके अलावे देखें तो देखिए प्रयोग सही लिखा है तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये भी सही लिखा है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रेमचंद, 3 हमारे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द दिए हैं, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, सही
नक्षत्र नक्षत्र जो लिखा है ना वही हमारा आंसर हो, क्योंकि गलत बर्तनी वाला पूछ रहा है। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल में चलिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द निकालिए। ठीक है, विलोम। अति मतलब क्या होता है? अति मतलब होता है बहुत, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अति मतलब अधिकतम, अति मतलब अधिकतम हो गया। तो इसका उल्टा क्या होगा? अल्प हो जाएगा। अल्प मतलब क्या होता है? कम होता है, थोड़ा होता है ना। तो अधिक का जो उल्टा होगा वो कम वाला होगा, तो हमारा ऑप्शन डी सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इति का मतलब क्या होता है? इति मतलब होता है समाप्ति, इसका मतलब अंत होता है। ये इति मतलब दोनों सेम ही चीज़ है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और देखिए आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है प्रथम, पहला, शुरुआत, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, बोलते हैं ना कोई आदि है ना कोई अंत है, मतलब शुरुआत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे शब्द के अर्थ हो गए। और तो इसमें सबसे जो विलोम शब्द जो पूछा गया है, अति मतलब बहुत ज़्यादा, तो उसका क्या होगा? अति का ज़्यादा का कम होगा, अल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखिए। इसमें क्या बोल रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई क्या है? त्रुटि है, मतलब गलती है। जी हाँ, गलती, गलती वाला हमको पार्ट ढूंढना है। ठीक है, जी हाँ, देखिए इसको देख लेते हैं। इससे पूछ रहा है कि जिसमें त्रुटि है, जिसमें त्रुटि है वही चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो किशोरावस्था बचपन से युवा बनने के बीच की व्यवस्था है। व्यवस्था है जब बच्चों में काफ़ी परिवर्तन आते हैं। व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं होता जी, ये तो अवस्था होता है। किशोरा अवस्था जो है, किशोर, ये देखिए ना यहाँ पे किशोरावस्था लिख दिया ना, मतलब किशोर जोर अवस्था यानी कि किशोरावस्था। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था लिखा है, व्यवस्था तो प्रणाली होता है, कोई सिस्टम होता है। तो यह यहाँ पे ये गलत हो जाएगा कि किशोरा अवस्था बचपन से युवा बनने के बीच की क्या है? अवस्था है जब बच्चों में काफ़ी क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? अवस्था हो जाएगा, ना कि व्यवस्था। ये गलत होगा, व्यवस्था गलत हो जाएगा। तो हमको त्रुटि वाला ही पूछना है, तो देखिए किस में है? बीच की व्यवस्था, व्यवस्था है जब बच्चों की, ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये गलत, चूँकि ये सब क्या सही है? व्यवस्था की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अवस्था हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि उचित शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, उचित शब्द का चयन कीजिए, किसमें? खाली स्थान को भरने के लिए। राजू की नौकरी से लगी है, राजू की नौकरी से लगी है, खाली स्थान से लगी है। राजू की नौकरी अदालत से लगी है, ना 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 ना, ये तो बिल्कुल गलत है। एतराज मतलब क्या होता है? एतराज मतलब विरोध होता है। एतराज का मतलब विरोध होता है, आपत्ति होता है, इसका मतलब आपत्ति होता है। एतराज का मतलब दोष भी होता है। आपत्ति विरोध से तो बिल्कुल नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है, अब हाल का मतलब क्या होता है? हाल का मतलब होता है कुशल मंगल समाचार। हाल समाचार बोलते ना, कैसा क्या हाल है जी तुम्हारा? कुशल मंगल, किसी का हाल चाल पूछना, समाचार पूछना, है कि नहीं? तो ये हमारा हाल भी इसका, राजू की नौकरी हाल से लगी है, ऐसे थोड़े ना हाल समाचार पूछने से लग जाएगी। ठीक है, तो राजू की नौकरी जो है क्या किससे लगी है? सिफारिश से लगी है जी, सिफारिश से लगी है। सिफारिश का मतलब क्या होता है जानते हैं? सिफारी का मतलब होता है किसी के अनुरोध से, किसी के अनुरोध से, है ना। इसका मतलब ये भी होता है समर्थन, किसी के समर्थन से, किसी के समर्थन से, है कि नहीं। तो इस तरीके से राजू की नौकरी जो है ना सिफारिश से लगी है, ये हमारा सिफारिश सबसे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी सार्थक शब्द है ना, शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ। देखिए शरणागत, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं शरण आगत। आगत मतलब क्या होता है जी? आया हुआ, आया हुआ। और शरण का मतलब क्या होता है? शरण में, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, शरण में आया हुआ, यानी कि ये जो होगा ना ये हमारा सबसे सटीक आंसर हो जाएगा कि शरणागत, शरण में आया हुआ के लिए हम प्रयोग करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, आश्रित का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये पहले तो ये तीनों तो गलत ही हो जाएगा, लेकिन हम इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए आश्रित का मतलब क्या होता है? सहारा दिया हुआ, सहारा दिया हुआ, सहारा दिया हुआ। या इसको ये भी बोल सकते हैं किसी चीज़ पर निर्भर, किसी चीज़ पर निर्भर, उसी को तो आश्रित बोला जाता है, किसी चीज़ के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, गृहस्थ का क्या मतलब होता है? गृहस्थ का मतलब होता है परिवार वाला, परिवार वाला बोलते नहीं,
कि गार्हस्थ जीवन जी रहा मतलब परिवार वाला जीवन जी रहा है, परिवार वाला इसका अर्थ हो जाएगा। और राजाश्रित, राजा आश्रित, राजा आश्रित यानी कि राजा पर आश्रित, राजा पर आश्रित, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, राजाश्रित बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे जो सटीक होगा, शरण में हो, उसके लिए क्या होगा, शरणागत होगा, ऑप्शन डी सही। अब देखिए इसमें क्या होगा कि 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो, ठीक है। सभ्यता के विकास एवं विज्ञान की खाली स्थान, खोजों के कारण मनोरंजन का क्षेत्र भी अछूता न रह सका, है ना। तो सभ्यता के विकास एवं विज्ञान की खाली स्थान, अवांछित, अवांछित मतलब क्या होता है पता है, न चाही हुई, न चाही हुई, ठीक है, मतलब नहीं चाहिए करके। अवांछित का मतलब हो गया नहीं, न चाही हुई मतलब जो आवश्यक न हो, अनावश्यक बोल सकते इसको, है ना, अनावश्यक बोल सकते। सभ्यता के विकास एवं विज्ञान की खोजों के कारण, अवांछित नहीं चाहिए खोजों के कारण, ये तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। विज्ञान की अस्वाभाविक, अस्वाभाविक मतलब क्या होता है, असहज, असहज, अप्राकृतिक, अप्राकृतिक खोजों के कारण, ना ये भी गलत होगा। और अनियमित मतलब क्या होता है, अनियमित मतलब जो नियमित नहीं हो, इसको बोल सकते हैं कि अस्थायी। इसको अनियमित का मतलब क्या होता है, बेकायदा भी इसको बोल सकते हैं, नियम विरुद्ध भी इसको बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका भी यहाँ पे विज्ञान की अस्थायी खोजों के कारण मनोरंजन का क्षेत्र अछूता न रह सका, ये भी यहाँ पे गलत होगा। तो क्या होगा, सभ्यता के विकास एवं विज्ञान की अद्भुत, जी हाँ, अद्भुत खोजों के कारण मनोरंजन का क्षेत्र भी अछूता न रह सका, ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा जी, डी, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे देखिए कि रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात करना है। तद्भव, तद्भव शब्द, तो तत्सम तद्भव जानते हैं, संस्कृत वाले तत्सम शब्द और हिंदी वाले तद्भव शब्द, ठीक है। तो इसमें जो हिंदी में रूपांतरित शब्द है, अब इतने अश्रु क्यों बहा रहे हो, यहाँ पे देखिए अश्रु को यहाँ पे रेखा द्वारा अंकित की गई, जी हाँ। तो अश्रु का जो हमारा तद्भव शब्द होगा क्या होगा, आंसू होगा, ये हमारा सही आंसर होगा। ये क्या होगा, तद्भव, आंसू तद्भव हो गया, और अश्रु क्या हो गया पता है, अश्रु हो गया हमारा, ये हो गया तत्सम, संस्कृत वाले शब्द हो गए, और ये हो गया तद्भव। तो ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा, ठीक है। अंधा नहीं होगा, अंधेरा भी नहीं होगा, और आँख भी नहीं होगा, अश्रु का मतलब आँख भी नहीं होता है। दिए गए 4 विकल्पों में से क्या करना है, मुहावरा के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप वाला हमको चयन करना है, मुहावरा का अर्थ वाला, ठीक है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, बोलते हैं ना कि सुरेश भाई तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, मतलब क्या, एक बात पर स्थिर नहीं रहता, वह बार बार बात बदलते रहता है, जी हाँ। यह जो लड़का है क्या करता है, बार बार अपनी बात को बदल लेता है, कोई चीज़ प्रॉमिस करता है, हाँ, और फिर उसके बाद क्या करता है, उस चीज़ को भूल जाता है, वो बात को बदल देता है, बोलता है कि नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था। तो उसको बोलते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। एक बात पर स्थिर नहीं रहना, भलाई के काम करना नहीं, ये नहीं होगा। मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना, ये भी नहीं होगा। और लड़ाई के काम करना, ये भी नहीं होगा। सबसे है कि एक बात पर स्थिर नहीं रहना, इसका मतलब ये होता है गिरगिट की तरह रंग बदलना, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पे 16 से 20 नंबर सवाल के बीच आपको, मतलब इसमें 5 सवाल दिए गए हैं, और उसके लिए क्या दिया गया, एक गद्यांश दिया हुआ, नीचे दिए गए गद्यांश। इस गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं, ठीक है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान छोड़ दिए गए हैं, और आपको उसी को भरने हैं। तो यह बहुत आसान होता है, अगर आप थोड़ी सी सावधानी से इसको पढ़ लें पैसेज को, तो यह गद्यांश में आप पूरे 5 सवाल सही करके आ सकते हैं, और पूरे 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, या जितने भी अगर 2 नंबर के होंगे तो 10 नंबर मिलेंगे। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फटाफट पढ़ते हैं, फिर आंसर करेंगे इसके। तो जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए खाली स्थान छेड़ी, तो सबसे पहले इस खाली स्थान से निपटने के लिए कानूनी रास्तों को खाली स्थान का प्रयास किया गया। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि खाली स्थान और भाप इंजनों के मालिक अपनी मशीनों में सुधार के लिए पैसा खाली स्थान करने को कतई तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे साफ हवा के बारे में बात की जा रही है, यह मोटा मोटी हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी चलिए इसका हम आंसर करते हैं फटाफट। सबसे पहली जो रिक्त स्थान है उसके बारे में बात करते हैं। देखें तो पूरे सेंटेंस को पढ़िए कि जब लोगों ने पहली बार,
साफ हवा के लिए खाली स्थान छेरी। क्या छेरी? साफ हवा के लिए क्या छेरी? देखिए यहाँ पे कि जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए छेरी, खाली स्थान छेरी, क्या छोरी? रास्ता छेरी? ना 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 ना, रास्ता तो बिल्कुल ना होगा। जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए महिला छेरी, अरे रे 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 रे, ये क्या बात कर रहे हो? महिला छेरी तो सबसे पहले, ये तो बिल्कुल साफ हवा के लिए महिला को छेरी, ना ना ना। अब देखिए पुरुष को छेरी, हाँ हाँ हाँ, ये भी नहीं होगा। तो जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए न महिला को छेरी, न पुरुष को छेरी, न रास्ता को छेरी, क्या छेरी? मुहिम छेरी जी। मुहिम का मतलब क्या होता है? अभियान होता है, एक कार्यक्रम होता है। मुहिम छेरी, एक कार्यक्रम को उन्होंने मतलब शुरुआत की। ठीक है, छेरी मतलब यहाँ पे शुरुआत करने से मतलब है। देखिए जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए मुहिम छेड़ी तो सबसे पहले इस खाली स्थान से निपटने के लिए, जी हाँ, सबसे पहले इस खूबसूरत से निपटने के लिए, हा, ये तो एक तरह से साफ हवा के लिए मुहिम छेड़ी गई, तो खूबसूरत कैसे हो जाएगा? खूबसूरत तो बिल्कुल ना होगा। तो इस खूबसूरत नहीं होगा। इस गरिमा से निपटने के लिए, नहीं, ये भी सटीक नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। इस लक्षण से निपटने के लिए, नहीं, यहाँ पे लक्षण भी सटीक नहीं बैठ रहा है। क्या होगा कि इस समस्या से निपटने के लिए, जी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा इस समस्या। यहाँ पे मुहिम होगा कि जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए मुहिम छेड़ी तो सबसे पहले इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी रास्तों को खाली स्थान। तीसरे नंबर में कानूनी रास्तों को क्या बनाया गया? कानूनी रास्तों को कोहरा का प्रयास किया गया। ना ना ना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कानूनी रास्तों को कोहरा का प्रयास किया गया, ये गलत हो जाएगा। तो कानूनी रास्तों को दिशा का प्रयास किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। तो कानूनी रास्तों को बीमारियों का प्रयास किया गया, यह भी यहाँ पे सही अर्थ नहीं दे रहा है। तो इससे निपटने के लिए कानूनी रास्तों को आजमाने का प्रयास किया गया। जी हाँ, आजमाने यानी कि अमल में लाने का प्रयास किया गया। जी हाँ, ये सही बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मुहिम होगा। यहाँ पे क्या हो गया? समस्या हो गया। इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी रास्तों को आजमाने का प्रयास किया गया। यह काम आसान नहीं था। जी हाँ, यह काम क्या था? आसान नहीं था। क्योंकि 4 नंबर में देखिए, क्योंकि गंदगी और भाप इंजनों के मालिक, गंदगी और भाप इंजन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कचरे और भाप इंजनों के मालिक, ये भी नहीं होगा। क्योंकि शहर और भाप इंजनों के मालिक, ये भी नहीं होगा। तो क्योंकि क्या होगा? कारखानों मतलब फैक्ट्रीज और भाप इंजनों के मालिक अपनी मशीनों में सुधार करने के लिए पैसा करने को कतई तैयार नहीं थे। जी हाँ, इसमें सुधार करने के लिए क्या? पैसा खर्च करना था। लेकिन जो हमारे कारखानों और भाप इंजन के मालिक थे वह तैयार नहीं थे। किस चीज़ के लिए? पैसा, यहाँ पे देखिए, खर्च करने के लिए। पैसा कौन खर्च करना चाहता है? तो वो भी तैयार नहीं थे। तो ये एक काफ़ी गंभीर समस्या था। इसके लिए क्या था? यह काम आसान नहीं था। तो देखिए यहाँ पे सुधार के लिए पैसा फुकाने करने के लिए, ना, ये तो बिल्कुल गलत होगा। सुधार के लिए पैसा आसानी से, ना, ये भी नहीं था। और यहाँ पे पैसा मुश्किल करने को, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? सबसे सटीक होगा पैसा सुधार के लिए, पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो इस तरीके से आपने देखा गद्यांश वाला जो पार्ट था उसको पढ़ करके काफ़ी आसानी से हम इस सवाल का जवाब दे पाए और इसमें बिल्कुल गारंटेड नंबर मिलने के चांस है। आज का प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और इसमें कहीं कोई दिक्कत हो उसकी भी कमेंट्स आप करिएगा। आपको अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। अभी तक अगर आप इस चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जैसे जैसे हम लगातार अल्टरनेट डे पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट अभी हिंदी सीरीज चला रहे हैं तो लेकर के आ रहे हैं, तो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा फटाक से पता चलेगा और आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे। तो फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।